बोल रहे हैं हाइड्रोसेरे, सेकेंड नंबर हाइड्रोसेरे, या इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रार्च। हिंदी में क्या बोलेंगे, जल में अनुक्रमण। तो जल में अनुक्रमण का मतलब क्या है कि कैसे एक तालाब या झील धीरे धीरे 100, 50, 200 साल बाद एक प्लेन समतल जमीन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, वही है क्या जल में अनुक्रमण। जल में अनुक्रमण में भी हम लोग किसका मेनली देखेंगे, झील या तालाब का। इसमें भी मेनली किसका हम लोग पढ़ेंगे, झील या तालाब का। किसका पढ़ेंगे, झील या तालाब। तो एक्चुअल में सक्सेशन मतलब क्या है, समय के साथ धीरे धीरे विकास का होना, क्या हैगा सक्सेशन या अनुक्रमण। तो जो झील या तालाब होती है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक्चुअल में फाइनल होता क्या है कि जैसे कोई नई झील है या बहुत पुरानी झील है या तालाब है, उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें कचरा मिट्टी ये सब डालते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो झील था वो छिछला होने लगेगा, मतलब पानी कम होगा और गहराई भी कम होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो जो तालाब है सिर्फ नाम मात्र का एक गड्ढा सा रह जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो भी समतल हो जाएगा या प्लेन हो जाएगा। ऐसा कई जगह पर तुम लोग देखे होंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल में अनुक्रमण या सक्सेशन इन लेक या पॉन्ड, यानी झील या तालाब में अनुक्रमण। तो इसमें जो सबसे पहली कम्युनिटी या समुदाय आती है, जो इसका फर्स्ट स्टेप है ए, जो क्या होगी पॉइनियर, क्या होगी पॉइनियर। और पॉइनियर को क्या बोलते हैं हम लोग, पुरोगामी, मतलब जो सबसे पहले वहां पर रहने आएगा उसी को क्या बोलते हैं पॉइनियर या पुरोगामी। इस पुरोगामी में जो सबसे पहला स्टेज आएगा, उस तालाब में ऐसे जीव जंतु रहने आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या स्वपोषित जीव। अब वो जो स्वपोषित जीव है वो पादप होगा या वो कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है पिगमेंट होता है, यानी वर्णक होते हैं। जरूरी है कि सभी के पास क्लोरोफिल ही हो, क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट होते हैं जो उनके लिए काम करता है। तो जो पॉइनियर या पुरोगामी कम्युनिटी है, जो सबसे पहले बार इस झील में रहने आएगा, वो क्या होगा पॉइनियर कम्युनिटी। और उस पॉइनियर कम्युनिटी का नाम क्या बोल देंगे हम लोग, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज या पादप प्लवक अवस्था। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे जीव रहने आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि खुद प्रकाश संश्लेषण कर सके, यानी कि वो कैसे हो गए ऑटोट्रॉफ या स्वपोषित जीव, लेकिन होंगे कैसे सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे। तो इसका जो सबसे पहला स्टेज होता है वो क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, या हिंदी में बोलते हैं पादप प्लवक अवस्था। यानी कि सबसे पहला पॉइनियर कम्युनिटी, यानी कि झील में सबसे पहली बार रहने के लिए कौन आ रहा है, पादप प्लवक आ रहे हैं। तो जो इसका पहला स्टेज ए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, हिंदी में क्या बोलते हैं पादप प्लवक। ठीक है, तो ये जो पादप प्लवक जीव होते हैं ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफ। कैसे होंगे ऑटोट्रॉफ, इसका मतलब स्वपोषी या स्वपोषित, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये माइक्रो होते हैं, यानी कि सूक्ष्म होंगे। कैसे होंगे सूक्ष्म होंगे। तो जो सबसे पहला स्टेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइनियर, जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स। और पॉइनियर से क्लाइमेक्स तक का जो होता है उस सभी को क्या बोलते हैं सेरे। पॉइनियर से क्लाइमेक्स के बीच में जो आता है उन सभी को क्या बोलते हैं सेरल स्टेज या क्रम की चरण।
तो जो सबसे पहली कम्युनिटी यहाँ पर रहने थी वो कौन थी? फाइटोप्लैंक्टन की, जिसको हमने क्या बोल दिया था? पायनियर कम्युनिटी या पुरोगामी समुदाय। यानी कि ये झील में सबसे पहली जाति है जो यहाँ रहने के लिए आ रही है। तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके साथ साथ ये सूक्ष्म होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं या ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? फाइटो मतलब पादप, प्लेक्टॉन मतलब प्लवक, यानी कि यहाँ पे पादप रहने आ रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो सूक्ष्म होते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसमें पहला जो आता है एग्जाम्पल वो होता है डायटम्स। दूसरा जो होता है वो है तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित नील हरित शैवाल। और तीसरा कौन होता है? वॉलवॉक्स। ये शैवाल की कॉलोनी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलवॉक्स। तो ये ऐसे जीव हैं जिनमें पिगमेंट होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो इसमें से देखोगे तो जो वॉलवॉक्स है ये क्या है? शैवाल की जाति है। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है साइनोबैक्टीरिया ये एक एल्गी या बैक्टीरिया की प्रजाति है। और डाइएटम्स जो होते हैं ये भी जीव है, यानी कि इसमें से कोई भी प्लांट नहीं है, सब जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके सभी कार्य कैसे हैं? प्लांट जैसे। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, यानी पादप लव। ये पानी में क्या करेंगे? तैरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन होंगे कैसे? सभी स्वपोषित, और साथ में कैसे होंगे? सूक्ष्म होते हैं। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है जो तालाब में आती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी या पुरोगामी समुदाय, अर्थात ऐसी कम्युनिटी जो सबसे पहले किसी भी जगह पर सक्सेशन के लिए आएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स और वॉलवॉक्स सभी जगह जाते हैं, ये सिर्फ पानी में सबसे पहले आएंगे। जैसे चट्टान पर देखे तो सबसे पहले कौन आया था? क्रस्टोज लाइकेन। तो वहां पर यानी कि जहां पर चट्टानों पर सक्सेशन होगा तो सबसे पहले कौन आएगा? क्रस्टोज। यानी वो क्या करता है? ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रेशन करता है, और वो एसिड क्या करेंगे? उन चट्टानों को ब्रेक कर देते हैं, जिससे सॉइल पार्टिकल का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी तरह पानी में जो सबसे पहली बार आता है जीवन व्यतीत करने वो कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन, या हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप प्लवक। ये पायनियर या पुरोगामी अवस्था होती है, यानी कि सबसे पहले रहने वाला जीव। उसके बाद जो फाइटोप्लैंक्टन है ये धीरे धीरे क्या होंगे? यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ऐसे प्लांट आएंगे जिनकी जड़ें तो पानी में होंगी लेकिन डूबे रहेंगे, जिसको बोलते हैं रूट सबमर्ज प्लांट। यानी कि उनकी जड़ें कहाँ रहेंगी? पानी के नीचे। जो तालाब या झील है उसकी गहराई में जहाँ पे मिट्टी मिलेगी वहां पर उनकी जड़ें रहेंगी, लेकिन ये पानी में डूबे रहेंगे, ऊपर दिखाई नहीं देंगे, मतलब बाहर ये इनका हवा में कोई भी पार्ट नहीं रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रूट सबमर्ज्ड प्लांट, अर्थात जल निमग्न प्लांट। ऐसे पौधे जो जल में डूबे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जल निमग्न। जल मतलब पानी, निमग्न मतलब डूबा हुआ। तो ऐसे पौधे इसके बाद आएंगे जो पानी के अंदर भी रह सके। ये तो पानी के ऊपर रहते हैं, तो इसके बाद ऐसे जीव रहने आएंगे जो पानी के अंदर रह सके, या ऐसे प्लांट रहने आएंगे जो पानी के अंदर रह सके। तो उन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट सबमर्ज प्लांट या जल निमग्न पादप। जैसे हाइड्रीला और वेलेस्नेरिया, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें तो पानी के नीचे और उसका तना वगैरह भी सब पानी के अंदर रहता है, मतलब पानी के बाहर इसका कोई भी पार्ट नहीं आता है। तो ऐसे पादपों को हम लोग क्या बोलते हैं? जल निमग्न पादप। क्या बोलते हैं? जल निमग्न पादप। मतलब उसका पूरा पार्ट कहाँ रहेगा? पानी के
अंदर, पानी के बाहर इसका कुछ भी पार्ट नहीं रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल निमग्न अवस्था या जड़ निमग्न, यानी कि जड़ कहाँ है, पानी के अंदर। इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रूट सबमर्ज्ड प्लांट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट सबमर्ज्ड प्लांट। एग्जाम्पल में क्या क्या है, वेलिस्नेरिया और दूसरा हाइड्रीला, यानी इनकी जड़ें कहाँ होंगी, पानी के अंदर, और इनका तना वो भी कहाँ रहेगा, पानी के अंदर। तो जो इसका दूसरा स्टेप आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी, और उस बी का नाम क्या है, रूट सबमर्ज्ड स्टेज। हिंदी में बोलेंगे जड़ निमग्न अवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था आएगी जिनकी जड़ें पानी के अंदर और तना भी पानी के अंदर, यानी पूरा का पूरा पौधा कहाँ रहेगा, पानी के अंदर। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पादप की जड़ें तली में व तना पानी में डूबा रहता है, तना पानी में कहाँ रहेगा, डूबा रहेगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो कौन कौन ऐसे पौधे हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। वेलिस्नेरिया दूसरा हाइड्रीला। अच्छा, इनके हिंदी नाम नहीं है, इनका नाम ही ऐसा है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। हिंदी में भी यही लिखेंगे, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं कि वेलिस्नेरिया को हिंदी में वेलिस्नेरिया लिख देंगे और हाइड्रीला को भी हिंदी में हाइड्रीला लिख देंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रीला का कुछ और नाम है, जैसे गुलाब को इंग्लिश में रोज कहते हैं, हिंदी में गुलाब। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रीला का इंग्लिश नाम हाइड्रीला है तो हिंदी में कुछ और होगा, हिंदी में भी हाइड्रीला ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी हाइड्रीला ही बोलते हैं। तो अब पहले स्टेज कौन आया था, फाइटोप्लैंक्टन। अब दूसरा स्टेज क्या आया, रूट सबमर्ज्ड स्टेज, यानी जड़ निमग्न अवस्था, अर्थात ऐसे पौधे आएंगे जिनकी जड़ें पानी के सॉरी तली में यानी मिट्टी में, लेकिन तना भी कहाँ रहेगा, पानी के अंदर, यानी पानी में पूरा डूबा रहेगा। एग्जाम्पल में वेलिस्नेरिया और दूसरा हाइड्रीला। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग स्टेज या मुक्त प्लवक अवस्था, अर्थात ऐसे पौधे जो पानी में पूरा तैरते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग। फ्री मतलब मुक्त, फ्लोट मतलब तैरना। तो ऐसे पौधे अगले स्टेज में आएंगे जो पानी में क्या हो, तैरते रहें, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग स्टेज या मुक्त प्लवक अवस्था। एग्जाम्पल में कमल, कमल का पौधा देखे हो ना, तो कमल का पौधा देखोगे तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, यानी कि उसकी जड़ें कहाँ हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तना है वो ऊपर रहता है। ऐसा नहीं कि तना पानी के अंदर में रहे, यानी जो पुष्प खिलता है वो कहाँ रहता है, बाहर। लेकिन जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला है इसके पुष्प भी पानी के अंदर होते हैं। जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो उसमें हम लोग वेलिस्नेरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसका रिप्रोडक्शन पानी के अंदर ही चलता है। तो जो कमल है वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में आता है, यानी मुक्त प्लावी अवस्था में, अर्थात ऐसे पौधे जो पानी की सतह पर तैरते हैं। एग्जाम्पल में कमल, और दूसरा होता है निम्फिया। तो ये ऐसे पौधे हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। तो जो इसका तीसरा स्टेज है या जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं, वो सी नंबर में कैसे पौधे आएंगे, फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। हिंदी में क्या बोलेंगे, मुक्त प्लावी अवस्था। यानी कि इसकी जड़ें तो कहाँ रहेंगे, पानी में,
जड़ कहाँ रहेगा? पानी में, लेकिन तना व पुष्प, तना की नहीं, केवल पुष्प की बात करते हैं क्योंकि तना भी पानी में ही रहता है। पुष्प वायु में या हवा में रहता है। तो कमल का देखोगे तो जो तना होता है, जो उसकी डंडी होती है कमल के पुष्प की, वो भी पानी के अंदर ही रहता है। केवल कुछ पत्तियां और कमल का पुष्प, वो सब क्या रहता है? बाहर, जिसको क्या बोलते हैं? वायवीय भाग। तो जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फ्लोटिंग स्टेज या मुक्त प्लावी अवस्था। अर्थात ऐसे पौधे जिनका जड़ तो पानी के अंदर रहता है, लेकिन उनका पुष्प और पत्तियां जो होती हैं वो सब क्या रहती है? पानी के सतह पर। लेकिन तना कहाँ रहेगा? पानी के अंदर। तो पुष्प और पत्तियां केवल सतह पर तैरती रहती हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? कमल और दूसरा निम्फिया। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? कमल और दूसरा निम्फिया। तो ये हो गया फ्री फ्लोटिंग स्टेज। अब जो चौथा स्टेज आता है डी नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं रीड स्वैम्प एरिया, या उसी को बोलते हैं एम्फीबियस स्टेज। अर्थात ऐसे पौधे अब रहने आएंगे जिनका जड़ तो केवल पानी के अंदर या मिट्टी में रहेगा, लेकिन तना, पत्ती, पुष्प सब वायु में रहेगा। ये अभी क्या था? जड़ और तना पानी में है, पत्ती और पुष्प कहाँ है? वायु में। लेकिन जो अगली स्टेज आएगी जिसको बोलते हैं एम्फीबियस या उभयचर्मी स्टेज, यानी कि उभयचर्मी मतलब जो जल और थल दोनों में रहता हो, यानी उसकी जड़ें कहाँ होंगी? पानी में, लेकिन तना, पत्ती, पुष्प ये सब कहाँ होगा? वायु में। जैसे उभयचर जो होते हैं, जैसे मेढक, वो पानी में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है। तो ऐसे पौधे रहने आएंगे जो पानी में भी रह लें और उसका कुछ भाग वायु में भी रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज। अर्थात उसकी जड़ें कहाँ रहेंगी? पानी में, लेकिन तना, पुष्प और पत्तियां ये सब कहाँ रहेंगी? वायु में। तो उसको हम लोग बोलते हैं रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज। क्या बोलते हैं? रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज। तो जो डी नंबर आता है इसी के आगे पढ़ेंगे, इतना पहले नोट करो। रीड स्वैम्प, या इसी को क्या बोलते हैं? एम्फीबियस स्टेज। तो जो रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज होता है, इसका मतलब कि कुछ भाग पानी में रहेगा, कुछ भाग वायु में। तो पानी में क्या रहता है? केवल जड़ें, बाकी तना, पुष्प, पत्तियां ये सब कहाँ होंगी? वायु में। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जड़ कहाँ होगा? पानी में, लेकिन जो पत्तियां होती हैं या बोले तना, कौमा पत्ती, कौमा पुष्प, ये सब कहाँ होंगे? वायु में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन स्टेज। अर्थात जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो जल में केवल जड़ें रहेंगी और थल में इसके तना यानी पुष्प और पत्तियां भी रहेंगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज। एम्फीबियन मतलब जो दोनों टाइप्स के माहौल में रह सकता है, यानी कि पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। तो पानी में इसका क्या रहता है? जड़। पानी के बाहर क्या रहेगा? तना। और तने पे क्या होती हैं? पत्तियां और पुष्प। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रीड स्वैम्प या एम्फीबियस स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नर अनूप अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं? नर अनूप अवस्था। नर अनूप अवस्था। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें इसके, तो एग्जाम्पल में कौन कौन होता है? एक तो होता है टाइफा, दूसरा होता है एजोला। ये प्लांट के नाम है। जो इसका ई नंबर स्टेज है, जो ई होता है,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, जड़ पानी में और पत्तियां तना वायु में, ये सब था। तो जो अगला स्टेज आएगा, ऐसे पौधे आएंगे जिनको दलदली स्थिति में रहना पड़े। दलदली मतलब कि ना तो ज्यादा पानी और ना ही ज्यादा कीचड़, यानी सीधा तो समझो कि कीचड़ में रहना है। तो कीचड़ में जैसे धान की रोपाई होती है तो उसमें क्या होता है, कीचड़ टाइप्स का। तो ऐसे प्लांट आएंगे जो कीचड़ में रह सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दलदलीय पादप। और उस दलदलीय पादप जो होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलता है, कच्छ साधल अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्छ साधल अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं मार्स मिडो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्स मिडो, और हिंदी में बोलते हैं कच्छ साधल अवस्था। यानी कि दलदलीय पादप जो दलदल में रह सकते हो, यानी कि हल्का कीचड़ टाइप का हो, ऐसे पौधे अब इसके बाद रह जाएंगे। क्योंकि एम्फीबियन यानी कि कुछ भाग पानी में कुछ भाग वायु में। तो इसके बाद क्या आएगा कि जो दलदल में रह सके। फिर इससे अगला क्या आएगा, जो कि जल क्रांता, मतलब ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर पानी भरा रहता हो। जैसे धान के फसल को देखोगे तो धान जैसे रोपाई हो जाता है तो ऐसा थोड़ी उसमें 24 घंटा पानी ही भरा रहता है। जब कभी सूखता है, जब ज्यादा बारिश होगी तो पानी भरा रहता है। तो पानी ज्यादा भर जाता है तो उससे धान की फसल को कोई नुकसान थोड़ी होता है। यानी कि वो जल क्रांता या अत्यधिक जल जमाव को सह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाए उसी में। बाढ़ आ जाएगा तो फिर पेड़ बर्बाद हो जाएगा। तो बाढ़ नहीं आना चाहिए, लेकिन पानी एटलीस्ट उसमें जमा रहे तो दिक्कत उससे नहीं है। और पानी जो जमा है उसी को क्या बोलते हैं, जल क्रांता या जल जमाव की स्थिति। तो जल क्रांता या जल जमाव की स्थिति में धान के फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में रहने वाले पौधों को बोलते हैं जल क्रांता पादप या जल जमाव पादप, यानी जो जल की अधिकता में भी रह सकते हैं। और फिर उसके बाद आएगा हर्ब और लास्ट में आएगा फॉरेस्ट, यानी साकीय पौधे, और साकीय के बाद फॉरेस्ट यानी जंगल का निर्माण हो जाएगा। तो जो हमारा ई नंबर है उसको क्या बोलते हैं, मार्स मिडो। क्या बोलते हैं, मार्स मिडो, यानी दलदलीय पादप जो कीचड़ में रहते हो। तो जो मार्स मिडो या दलदली पादप हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेज, SEDGE, सेज आर मार्स मिडो स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कच्छ साधल अवस्था। कच्छ साधल अवस्था। तो इसमें कैसे पौधे रहेंगे, दलदलीय पादप। कैसे रहेंगे, दलदलीय पादप, दलदलीय पादप। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है एफ। एफ में कैसे पौधे रहेंगे, जो जल क्रांता या अत्यधिक जल जमाव को सह सके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जल जमाव से कि पूरा बाढ़ ही आ जाए, यानी कि उसमें पानी जमा रहे लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति ना रहे। क्योंकि बाढ़ आएगा तो पूरा फसल को उखाड़ के भी ले आ सकता है। तो बाढ़ वाला नहीं चाहिए हमें। एटलीस्ट पानी ऐसा हो कि उसमें जमा रहे लेकिन बाढ़ की स्थिति में ना रहे, तो वो पौधे ग्रो करेंगे। तो जो अगला स्टेज आता है हिंदी में क्या बोलता है उसको, गुल्म अवस्था, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रब स्टेज। तो जो गुल्म अवस्था होती है या स्क्रब स्टेज होता है, इसमें ऐसे पौधे आएंगे जो जल क्रांता की स्थिति को सहन कर सके, यानी जल जमाव थोड़ा बहुत हो तो उससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रब स्टेज या गुल्म अवस्था। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या होगा, फॉरेस्ट स्टेज। और हमने बताया था जो सबसे लास्ट या अंतिम अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय। और वो सबसे स्टेबल होता है, लेकिन परमानेंट होगा ये जरूरी नहीं है। तो जो अगला आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रब्स स्टेज। क्या बोलते हैं, स्क्रब्स स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुल्म अवस्था। क्या बोलते हैं, गुल्म अवस्था। तो इसमें कौन रहेंगे, ऐसे पादप जो जल क्रांता की स्थिति
को सहन कर सके। ठीक है, और जो सबसे लास्ट आता है जी, वो क्या होगा? फॉरेस्ट स्टेज। और जो फॉरेस्ट स्टेज होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि चरम समुदाय। चरम समुदाय। और ये कैसा होता है? जनरली स्टेबल होता है, लेकिन क्या परमानेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या आ जाएंगे? सॉरी, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? वन। और वन में देखोगे तो हर टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ओक और सेलिक्स का पौधा, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल कहाँ के हैं? एनसीईआरटी के, और 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? आक एग्जाम्पल, और दूसरा सेलिक्स। तो तुमसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, और ये जो स्टेज है ना 7 ठो, इसका क्रम भी पूछ सकता है कि हाइड्रोसेरे के जो सक्सेशन का क्रम है वो क्या होगा। तो क्रम एक लाइन से सबसे पहले क्या आता है? फाइटोप्लैंक्टन, यानी पादप प्लवक अवस्था, अर्थात ऐसे पौधे जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आती है? फाइटोप्लैंक्टन के बाद ऐसे पौधे जो जिनकी जड़ें मिट्टी में और पौधा पूरा पानी के अंदर डूबा रहे, यानी रूट सबमर्ज प्लांट, या हिंदी में बोलते हैं जड़ निमग्न अवस्था, यानी पानी में डूबे हुए पौधे। तो इसके सीक्वेंस को एक लाइन से तुम्हें याद रखना होगा एग्जाम्पल के साथ साथ, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कि ये स्टेज में होता क्या क्या है। तो ये हो गया हाइड्रोसेरे, और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है। तो तुमसे डायग्राम दे करके स्टेज को पूछ सकता है कि कौन सा स्टेज क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाए हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, और तुम्हें डायग्राम को दे करके पूछ सकता है कि कौन सा डायग्राम का नाम क्या होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम हम बता दिए हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो तुम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देना कि किस स्टेज का क्या नाम होता है। तो तुमसे एग्जाम्पल और स्टेज का सीक्वेंस दोनों पूछ सकता है। समझे? लिख लो। तो अगला हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, हिंदी में अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के प्रकार। अब देखना, जो सक्सेशन होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन। जो सेकेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक अनुक्रमण। और ये द्वितीयक अनुक्रमण। तो देखना, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन होता है इसमें डिफरेंस क्या है और क्या होते हैं दोनों। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्राइमरी सक्सेशन की। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जो पहले बार हुआ हो, अर्थात ऐसे जगह पर सक्सेशन जो सबसे पहली बार हुआ, यानी कि वहां पर पहले से कोई नहीं था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कभी सक्सेशन स्टार्ट हुआ हो, यानी कि वहां पर पहले से कोई जीव नहीं रहता था, तो उस सक्सेशन को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एग्जाम्पल में ज्वालामुखी का लार्वा,
रेत के टीले, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं हिंदी में समुद्री प्रवाल, और चट्टानों पर जहाँ पर पहले से कोई जीव नहीं रहता था। यानी कि वहाँ पर पॉइनियर से क्लाइमेक्स यानी कि शुरू से लेकर वन अवस्था तक आने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1000-2000 साल। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर पहले कोई जीव रहता था या पहले कोई प्लांट रहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो मानवीय या नेचुरल क्रियाकलाप हो सकता है कि उस जंगल में आग लग गई हो। तो ऐसे जगहों पर जहां पर पहले से ही कोई जीव या पादप रहता था, लेकिन किसी पर्यावरणीय या मानवीय क्रियाकलाप से नष्ट हो गया हो, तो वहां पर जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। और इसको बनने में 50 से 100 साल या 100 से 200 साल लगता है। यानी कि जैसे किसी जगह पर बहुत बिल्डिंग था, बहुत बड़े बड़े घर थे, भूकंप आया और सारा टूट के तबाह हो गया, तो अब दोबारा उस शहर को वैसा बनने में कम से कम 50-100 साल तो लग ही जाएगा। यानी कि वहां पर पहले कोई था लेकिन किसी कारणवश अब नहीं है, तो वहां पर पुनः लाइफ स्टार्ट करने के लिए यानी कि दोबारा से विकास करने के लिए जो लोग आएंगे और जो क्रियाकलाप होगा उसी को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। तो द्वितीयक सक्सेशन जो होता है बहुत फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन जो होता है बहुत स्लो होता है। इसमें 1000 साल से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई नहीं था, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको बनने में कम टाइम लगता है। तो प्राइमरी सक्सेशन को क्या बोल सकते हैं, ऐसा अनुक्रमण जहां पहले से कोई जीव नहीं रहता था। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ज्वालामुखी का लार्वा, ज्वालामुखी का लार्वा। दूसरा लार्वा होता है कि लावा। दूसरा रेत के टीले। तीसरा चट्टाने। और चौथा समुद्री प्रवाल, या हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। समुद्री प्रवाल, कोरल रीफ। तो इन जगह पर अगर सक्सेशन होता है तो टाइम कितना लगेगा, लगभग 1000 से 2000 साल, यानी 1000 से 2000 साल तक का समय लगता है। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर जाओगे तो जो ऐसा आज है वैसा 10 साल बाद भी था, और आने वाले 10 साल बाद भी वैसा ही रहता है। तो बोलते हो कि यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे आज भी है। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण, यानी कि जैसा था वैसा ही रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सक्सेशन या विकास रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब पहले से वहां पर कोई जीव रहता था लेकिन किसी पर्यावरणीय या मानवीय क्रियाकलाप के कारण नष्ट हो गया, जैसे भूकंप आ गया, आग लग गई, बाढ़ आ गया। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर पुनः जीवन यापन स्टार्ट करने के लिए 50 से 100 साल या 200 साल तक टाइम लग सकता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन मतलब ऐसा अनुक्रमण या ऐसा जगह जहां पहले से कोई जीव रहता था, परंतु
पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक जैसे भूकंप, आग, बाढ़ इत्यादि, व मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप से नष्ट हो गया, तो वो सक्सेशन कैसा होता है? सेकेंडरी। यहाँ पर टाइम जो लगता है या समय कितना लगेगा? 100 से 200 वर्ष। तो इसमें 100 से 200 साल का टाइम लगता है पुनः वहां पर जीवन व्यतीत करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट स्टार्ट होता है या बहुत जल्दी शुरू होता है, क्योंकि उसको बनने में टाइम कम लगता है, जबकि उसको बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसा जगह है जहाँ पर पहले से कोई जीव नहीं थे, ऐसे सक्सेशन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब उस जगह पर पहले से कोई जीव रहता था लेकिन किसी कारणवश से वो नष्ट हो गया, तो उसको रीस्टार्ट या पुनः से बनाने के लिए एटलीस्ट 100 से 200 या 50 से 100 साल का टाइम लगता है। जैसे घास का स्थल बनाना हो या घास का मैदान बनाना हो तो 50 से 100 साल, और अगर वन अवस्था तक लेके जाना है तो 100 से 200 साल तक का टाइम लग सकता है। समझे? लिख लो इंटरेक्शन। अब जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एक कम्युनिटी या समुदाय का अध्ययन करते हैं, तो कम्युनिटी मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी विभिन्न जाति के जीवों के समूह का अध्ययन क्या कहलाता है? समुदाय। यानी समुदाय में अलग अलग जाति के जीव होते हैं, तो जब समुदाय में अलग अलग जाति के जीव होंगे तो उनका आपस में कुछ न कुछ अब संबंध होने लगेगा, यानी कि उनका काम एक दूसरे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक जातियां एक दूसरे पर आश्रित होने लगती हैं या निर्भर होने लगती हैं या उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। जैसे तुम लोग जानते हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड तो दूसरा टेल। तो हर चीज का दो अर्थ होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ कोचिंग में आए हो तो इसका भी दो मतलब है, या पढ़ो या मत पढ़ो। पढ़ाया तो जा रहा है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या नहीं। लेकिन पढ़ाया तो जा रहा है, तो अब पढ़ना ना पढ़ना ये किसके हाथ में है? तुम्हारे। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, क्या? पॉजिटिव इंटरेक्शन। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटरेक्शन। दूसरा क्या होगा? निगेटिव इंटरेक्शन। तो जो पॉजिटिव होता है इसमें होगा क्या कि जो जीव होते हैं उसमें दोनों को फायदा होगा। ठीक है? जैसे अगर हम बताएं कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि जब समुदाय में दो से अधिक जातियों के बीच में आपस में अन्योन्य क्रिया होने लगे, यानी एक दूसरे से काम लेने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब वो दो टाइप्स का है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन या धनात्मक अन्योन्य क्रिया, इसमें दोनों जीवों को फायदा होता है या दोनों में से किसी एक को फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन। मतलब जैसे तुम लोग यहाँ कोचिंग में आ रहे हो, पढ़ाया जा रहा है, अब तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इसमें घाटा किसका हो रहा है? तुम्हारा। लेकिन कोचिंग का कुछ होगा? कुछ नहीं। तो उसी तरह ये जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है दोनों का फायदा होगा। यानी अगर तुम लोग पढ़ के सेलेक्ट हो गए
तो तुम्हारा फायदा हुआ, इसके साथ साथ कोचिंग का नाम हुआ तो हमारा भी फायदा हुआ, दोनों का क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों को फायदा हो या किसी एक को फायदा हो लेकिन दूसरे को कोई घाटा ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन। जो निगेटिव होता है, ये निगेटिव इंटरेक्शन मतलब इसमें एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को घाटा होता है, या दोनों को घाटा हो सकता है। इसमें क्या होगा, दोनों को फायदा होगा या कि फिर दोनों में से किसी एक को फायदा होगा लेकिन हानि किसी को नहीं होती। लेकिन इसमें दोनों को घाटा हो सकता है या किसी एक को घाटा होगा, यानी एक फायदे में रहेगा तो एक घाटे में रहेगा। लेकिन उसमें दोनों लोग फायदे में रहते हैं या फिर एक फायदे में रहेगा लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव मतलब दोनों फायदे में या कि फिर एक फायदे में लेकिन दूसरा जीरो, यानी उसको ना तो घाटा हुआ ना तो फायदा। निगेटिव में दोनों को हानि हो सकती है या किसी एक को हानि हो सकती है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी जाति के दोनों या एक को लाभ मिलता है परंतु दूसरा अप्रभावित रहता है, दूसरा अप्रभावित रहता है, यानी कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। निगेटिव की बात करें तो इसमें किसी जाति के जीव, किसी जाति के दोनों जीव या किसी एक को हानि होगी। तो उसमें दोनों को फायदा हो सकता है या किसी एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को घाटा नहीं होगा, यानी वो अप्रभावित रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें दोनों को हानि हो सकती है या एक को हानि होगी और एक को फायदा होगा, यानी कि इसमें एक को फायदा मिलेगा तो दूसरे को कुछ ना कुछ घाटा होगा। तो इंटरेक्शन टू टाइप्स का, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं उनको हम लोग प्लस से और जो निगेटिव होते हैं उनको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बोलती है। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग प्लस से और जो निगेटिव होता है उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिसको प्रॉफिट होगा, यानी कि जो फायदे में या लाभ में चलेगा उसको प्लस, और जो निगेटिव या लॉस में या हानि में चलेगा उसको माइनस। जिसका कुछ नहीं हो रहा है वो जीरो, यानी जो अप्रभावित रहता है उसको एनसीईआरटी क्या बोलती है, जीरो। अप्रभावित, अप्रभावित, इसको एनसीईआरटी क्या बोल देती है, जीरो। मतलब इसको ना तो फायदा हुआ और ना ही हानि हुआ, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो अगर कोई फायदे में चल रहा है तो उसको क्या प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई घाटे में चल रहा है तो उसको क्या माइनस से। लेकिन ना तो किसी को फायदा हुआ ना किसी को घाटा, तो वो क्या हो गया अप्रभावित, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और निगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है सिम्बायोसिस, या उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, हिंदी में बोलते हैं सहजीविता, यानी कि साथ साथ जीवन व्यतीत करना। फिर दूसरा जो आता है इसी में पॉजिटिव इंटरेक्शन में, या कि फिर उसको बोलते हैं धनात्मक या लाभदायक अन्योन्य क्रिया, यानी कि दोनों को फायदा होगा या किसी एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होगा। तो पहला क्या होता है सिम्बायोसिस, या उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहजीवन, यानी कि दोनों का जीवन साथ साथ व्यतीत होगा। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जिनमें दोनों का होना बहुत आवश्यक है, अगर एक नहीं रहेगा दूसरे को भी जाना पड़ेगा। फिर दूसरा उसके बाद होता है सहभोजिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कमेंसलिज्म,
तो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरा होता है प्राक सहयोगिता, प्रोटो कॉपरेशन। तो ये 3 एग्जाम्पल किसमें आते हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन में। फिर 3 टाइप्स के एग्जाम्पल हम लोग किसमें पढ़ेंगे? निगेटिव इंटरेक्शन में। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है इसमें जो पहला होता है फर्स्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजीविता। और सहजीविता में दोनों ही जीव क्या होंगे? प्लस एंड प्लस, ऐसा चिन्ह मिले, इसका मतलब वो क्या है? म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस का मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, यानी कि जो दो जीव हैं दोनों को फायदा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म या सहजीविता। तो कई बार नीट में क्वेश्चन ये चिन्ह दे करके पूछ देता है, बोल देगा कि प्लस प्लस यह संकेत है, तो यह किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया हो सकती है? ठीक है, तो चिन्ह प्लस का मतलब दोनों क्या है? फायदे में है। फिर जो दूसरा नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोजिता। दूसरे को क्या बोलते हैं? सहभोजिता। सहभोजिता। जो सहभोजिता होता है ये प्लस कॉमा जीरो। तो प्लस कॉमा जीरो, प्लस का मतलब एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है ना ही घाटा, अप्रभावित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सहभोजिता। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्राक सहयोगिता। क्या बोलते हैं? प्राक सहयोगिता। तो वो भी इसी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या बोलता है? जो प्राक सहयोगिता है, तीसरा इसका टाइप्स, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राक सहयोगिता। प्राक सहयोगिता ये कुछ अलग टाइप का है। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाए हैं हम, ऑब्लिक लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों को फायदा हो सकता है। ऊपर वाले क्या कहते हैं? दोनों को फायदा होगा 100%। उसके बाद सहभोजिता में एक को फायदा होगा, दूसरा अप्रभावित। लेकिन जो प्राक सहयोगिता है इसमें दोनों को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑब्लिक लगाए हैं। तो ऑब्लिक का मतलब कि दोनों को फायदा हो सकता है, 100% नहीं कहेंगे कि फायदा होगा, क्योंकि 100% बोल दिए तो फिर वो क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म या सहजीविता। लेकिन हमने ऑब्लिक लगाया है, यानी कि दोनों को फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान तो किसी को नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी कि दोनों को फायदा होगा या किसी एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम लोग निगेटिव की बात करें या ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया की, तो इसमें निगेटिव वाले में क्या होगा? एक को फायदा तो दूसरे को हानि, या दोनों को हानि, या कि फिर दोनों क्या हो? अप्रभावित। तो जो निगेटिव इंटरेक्शन या ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है, इसमें सबसे पहला आता है एक्सप्लोटेशन, जिसको क्या बोलते हैं? शोषण करना। अब शोषण में भी जो पहला पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म या परजीविता। जो परजीविता होता है या जो परजीवी होते हैं, उनमें जो परजीवी जीव है उसको तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो होस्ट सेल होता है उसको क्या होता है? घाटा। जैसे अगर बात करें मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य में जो जुएं होते हैं वो मनुष्य को तकलीफ देते हैं। जुओं को क्या हो रहा है? फायदा, उन्हें भोजन मिल रहा है। मनुष्य को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, यानी उनका क्या हो रहा है? घाटा। क्या घाटा हो रहा है? बार बार सर खुजाते रहो दिन रात, उसमें भंटा की दवाई डाल दो, मरचा की दवाई डाल दो कि कैसो सही हो जाए। तो ये क्या है? पैरासिटिज्म। तो जो जुए हैं उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन मनुष्य को घाटा हो रहा है, उनके खून को धीरे धीरे चूसते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? परजीविता। पर मतलब पराया, कोई दूसरा, यानी किसी दूसरे के ऊपर अपना जीवन वो व्यतीत कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीविता। परजीविता में एक को क्या हुआ? फायदा, दूसरे को क्या हुआ? घाटा। तो ये संबंध कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव कौन होगा? पैरासाइट या परजीवी। निगेटिव कौन होगा? होस्ट सेल।
या परपोषी कोशिका यानी कि जिसका शोषण किया जा रहा है वो क्या होगा, निगेटिव। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है निगेटिव में, वो फर्स्ट क्या है, परजीविता, या उसे क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। तो परजीविता में एक को क्या होगा, फायदा, लेकिन दूसरे को क्या होगा, घाटा। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अच्छा इसमें कॉमा नहीं, ऑब्लिक वाला कहानी रहेगा। जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं परभक्षिता। क्या बोलते हैं, परभक्षिता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेशन। तो इसमें भी क्या होता है कि एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को मारकर खा लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परभक्षिता, यानी कि दूसरों का भक्षण कर लिया। भक्षण मतलब खा लेना, पर मतलब पराया, तो किसी पराये चीज का भक्षण कर लो या खा लेना, क्या कहलाता है, परभक्षिता। तो उसमें जो खा रहा है उसको तो फायदा हो गया, उसको मजा आया, लेकिन जिसको खा रहे हैं उसको घाटा हो गया। जैसे मुर्गी का अंडा खा लो तो तुम्हें तो फायदा हो गया, तुम्हें खूब प्रोटीन मिल गया, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, लेकिन मुर्गी को क्या हो गया, घाटा, उसका बच्चा एक शहीद हो गया तुम्हारे लिए। ऐसा होता ही नहीं होता है। जैसे तुम लोग मुर्गा दबा के खा लिए तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, फायदा, लेकिन मुर्गे का क्या हुआ, घाटा, मुर्गा तो शहीद हो गया तुम्हारे लिए। उसी तरह जो बीज होता है, बीज खाने वाले पक्षी जिसको बोलते हैं स्पैरो या गौरैया, तो जो गौरैया होती है वो बीज को खाती है, वो बीज आगे चल करके एक बहुत बड़े पेड़ को जन्म देता, लेकिन उसको गौरैया ने क्या किया, निपटा दिया। तो गौरैया भी क्या हो गई, परभक्षी हो गई, यानी कि उसने बीज को खाया तो उसका पेट भर गया, उसका फायदा, लेकिन उस बीज का क्या हुआ, कुछ नहीं, घाटा हो गया। वो एक पेड़ बनता और एक बीज से 10,000 बीज खड़े कर देता, तो उसका क्या हो गया, घाटा। उसी तरह शेर की कहानी, कि जो शेर है वो हिरण को दबा लिया, तो शेर का हो गया फायदा, हिरण का क्या हुआ, घाटा, वो शहीद हो गया। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, परभक्षिता, मतलब किसी दूसरे जीव का भक्षण कर लेना, यानी कि एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को मार करके खा लेना, वो क्या कहलाता है, परभक्षिता, या उसे क्या बोलते हैं, परभक्षण। तो एक को क्या हुआ, फायदा, लेकिन दूसरे को 101% घाटा होगा। इसमें हमने ऑब्लिक लगाया, यानी कि एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को घाटा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ऑब्लिक लगा है, इसमें दूसरे को घाटा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो हम दूसरे की बात कर रहे हैं, किसकी, परभक्षिता की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेशन, परभक्षिता, इसमें एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को 101% घाटा होगा, ये फिक्स है। तो इसमें परभक्षिता में एक को फायदा होता है, दूसरे को घाटा होता है, जबकि परजीविता में एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को घाटा हो भी सकता है और नहीं भी। उसी तरह प्राक सहयोगिता होता है, यानी कि इसमें एक को तो फायदा मिलेगा, दूसरे को फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी। भाई ऑब्लिक का मतलब क्या है, कि उसको फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसको हानि नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, प्लस ऑब्लिक प्लस, यानी एक को फायदा हुआ, दूसरे को फायदा हो भी सकता है और नहीं भी। अगर फायदा नहीं होगा तो उसका हानि भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखोगे तो एक को फायदा होगा, दूसरे का फायदा हो भी सकता है और नहीं भी। ये प्लस कॉमा माइनस है, मतलब एक का फायदा है, दूसरे का 101% गारंटी है कि हानि होगा या घाटा होगा। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा, इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। जो तीसरा इसका टाइप है उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, और उसमें दोनों को घाटा होता है। जो कंपटीशन होता है उसमें दोनों को घाटा होता है। तो जो थर्ड टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, और इसमें दोनों ही क्या होंगी, माइनस कॉमा माइनस, यानी दोनों को घाटा होगा। तो ये 3 उसमें है, 3 इसमें है, कितने हो गए टोटल, 6। ये 6 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब इन 6 के 4-4, 5-5, 10-10 एग्जाम्पल होंगे।
इन एग्जाम्पल से या ये चिन्ह से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझे? तो इंटरेक्शन मतलब क्या कि दो विभिन्न जाति के जीवों के मध्य में अन्योन्य क्रिया, यानी एक दूसरे से काम लेना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। दो टाइप्स का होगा, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, या एक लाभदायक और एक हानिकारक। तो पॉजिटिव के 3 पार्ट: सहजीविता, सहभोजिता, प्रोक्त सहयोगिता। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा, सहभोजिता में एक को फायदा, एक अप्रभावित, प्राक सहयोगिता में दोनों को फायदा हो सकता है और नहीं भी, लेकिन घाटा नहीं होगा। निगेटिव में एक होता है परजीविता, जिसमें एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को घाटा हो भी सकता है और नहीं भी। परभक्षिता में एक को फायदा, दूसरे को घाटा, प्रतिस्पर्धा में दोनों को ही घाटा। तो ये दोनों के 3-3 टाइप और इनके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। समझे? छाप लो। और इसमें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सभी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज तुम लोगों को और बताना भूल गए, प्रतिजीविता। इसका 4th पार्ट क्या है? प्रतिजीविता। प्रतिजीविता। और प्रतिजीविता में निगेटिव 0 होता है, मतलब एक को घाटा होगा लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रभावित रहेगा।